हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसी से रिलेटेड है। ये जो पेपर है, ये पेपर 2018 केवीपीवाई का 2019 सॉरी केवीपीवाई का एसए स्ट्रीम का पेपर है। और मतलब इसके क्वेश्चंस बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत मजा आएगा ये पेपर डिस्कस करते हुए, इस पेपर के जो कंसेप्ट्स हैं उनको पढ़ते हुए। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्राइमेट एवोल्यूशन। ठीक, प्राइमेट्स कौन होते हैं, सबसे पहले इसका बात करते हैं। कौन होते हैं प्राइमेट्स? जिनमें एप लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल ये एविडेंट होता है, दे आर प्राइमेट्स। ठीक, इट इज एन ऑर्डर ऑफ कॉर्डेटा, है ना। प्राइमेट्स होते हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। अब पहला ऑप्शन क्या है, चिंपैंजीज एंड गोरिल्लाज आर इवॉल्व फ्रॉम मकैक। मकैक्स क्या होते हैं पहले ये देखते हैं। कौन होते हैं मकैक्स? मंकीज होते हैं। मकैक्स आर मंकीज। डिफरेंस क्या है मंकीज और एप्स के बीच में? मंकीज पहले आए थे या एप्स पहले आए थे? मंकीज। मंकीज पहले आए थे, बिल्कुल करेक्ट बात है। मंकीज और एप्स का जो लाइन ऑफ एवोल्यूशन है दैट इज सेम। मंकीज और एप्स का जो लाइन ऑफ एवोल्यूशन है वो सेम ही है। दोनों के दोनों कहां से आए थे? ये दोनों जो अर्लीस्ट मंकी और एप का एंसेस्टर था दैट वाज पैरापेथिकस। और ये पैरापेथिकस कहां से आया था? फ्रॉम ट्री श्रू लाइक एनिमल्स। और ये क्या होते थे? इंसेक्टिवोरस थे, नॉक्टर्नल थे। मतलब ह्यूमंस का एवोल्यूशन कहां से हुआ? ट्री श्रू लाइक एनिमल से हुआ है, जो इवॉल्व हुए थे लेमुर, लॉरिस और टार्सीरो आइडिया। ये इनकी फैमिलीज हैं। इनके अंदर ये क्या होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, बड़ी बड़ी आईज होती हैं और पेड़ों पर रहते हैं। खास बात क्या होती है, दे हैव नेल्स सिमिलर टू ह्यूमंस। दे हैव नेल्स, इनके क्लॉज नहीं होते हैं। चलो और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हमारी अभी डिस्कशन करने की नहीं है। ये पैरापैथिकस ये किसमें इवॉल्व हुआ? ड्रायोपैथिकस के अंदर। और यहीं से आपके पास एक लिंक निकलता है किसका? मंकीज का, जिन्हें हम क्या कहते हैं? न्यू वर्ल्ड मंकीज। अब आप कहोगे कि सर इन्हें न्यू वर्ल्ड मंकी क्यों कह रहे हैं, करते हैं इसका भी बात अभी। ड्रायोपैथिकस से एक लिंक निकलता है, वो किस में इवॉल्व हुआ था? ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में। और यहीं से एक लाइन किधर की तरफ गया था? दैट वाज टू रामापैथिकस, which was to Australopithecus, then to Homo habilis, then to Java ape man, then packing man, then Neanderthal man, then Cro-Magnon man, then मॉडर्न मैन होमोसेपियन। Homo sapien। ठीक, और यहीं से इसी ड्रायोपैथिकस से आपके पास किसके लिंक निकलते हैं?
orangutan, chimpanzee, and गोरिल्ला। gorilla. गोरिल्ला। इनके भी लिंक्स यहीं से निकलते हैं। इसमें से न्यू वर्ल्ड मंकीज और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, इनमें से मकैक क्या है? ओल्ड वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड मंकी। और कोई इसका एग्जांपल ओल्ड वर्ल्ड मंकी का जो आपके दिमाग में आता हो? रीसस। रहीसस मंकी, वेरी गुड। और सर रीसस और मकॉक एक नहीं होता है? रहीसस मंकी, मकैक, मतलब मकैक इज अ सुपर फैमिली, उसके नीचे रहीसस आ गया। सर बबून। बबून्स इसमें आते हैं। लंगूर। ठीक है जी बात, लंगूर इसमें आते हैं जी। क्या है ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। और न्यू वर्ल्ड मंकी में कौन कौन आता है? स्पाइडर मंकी। स्पाइडर मंकी, टैमरिन, टीटी, ये सब इसमें आते हैं। ठीक, जो मुझे याद है इस टाइम पर। इनमें डिफरेंस क्या है न्यू वर्ल्ड मंकी में और ओल्ड वर्ल्ड मंकी में? इन्हें न्यू वर्ल्ड कहा जबकि ये पुराने हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकी को हमने ओल्ड कहा जबकि ये नए हैं एज कंपेयर टू न्यू वर्ल्ड मंकी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हिस्ट्री पढ़ा है आपने, है ना? कोलंबस। सर कि एक का जो फाइनल एवोल्यूशन था वो इवेंचुअली डाई आउट कर गया था। कोलंबस था इसका रीजन यार। कोलंबस आया था ना यहाँ पर। पहले क्या सोचते थे कि जो अर्थ है वो कैसी है? वो फ्लैट। चपटी है फ्लैट। है ना? तो अगर मान लो यहाँ पर सी है, तो अगर हम सी के इस छोर पर जाएंगे तो क्या करेंगे? नीचे गिर जाएंगे। गिर जाएंगे। ठीक है ना? तो वो क्या कहता था कि हमारी लैंड पर जो एनिमल्स आपको दिख रहे हैं ये तो बहुत एडवांस्ड एनिमल्स हैं। ठीक, पर वो जब टिपर ऑफ नहीं किया और चलता गया चलता गया चलता गया और एक दूसरी लैंड पर पहुंचा, तो यहां पर भी उसने कुछ मंकीज देखे। वो कहता है ये मैं किस जमाने में आ गया, ये तो पता नहीं कौन सा जमाना है। दिस इज ओल्ड वर्ल्ड एंड दिस इज न्यू वर्ल्ड। ये डिफरेंस है बस दोनों के अंदर। न्यू वर्ल्ड मंकीज और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में डिफरेंस समझ में आया क्या है? ये हिस्टोरिकल डिफरेंस है, एवोल्यूशनरी डिफरेंस नहीं है। और इन सारी ऑप्शंस को पढ़कर अब आप बिल्कुल सीधा सीधा बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है? 3। अदरवाइज हम इसको आंसर तो हम सही बता देते हैं, बट क्या लगता है, कभी कभी लगता है यार तुक्का मार दिया, बिल्कुल सही आंसर नहीं देते इसका। Humans, chimpanzees and gorillas, they evolved from a common ancestor and that was कौन? ड्रायोपैथिकस। Dryopithecus. Australopithecus was ape man. It was the first ape man. ये क्वेश्चन आ जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितने होमो सेपियंस हैं ये होमोनिडे फैमिली बनती है। तो यहां से यहां तक कौन सी फैमिली है? होमोनिडे ये फैमिली है। इनमें सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसका था? सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसका था? सर किसमें से? इन सारे ह्यूमंस में से सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसका है? होमो सैपियंस। नो सर नियांडरथल का। नो, इट वाज क्रो-मैग्नोन मैन। इट वाज एनसीयू से बराबर ही लिखा हुआ दोनों का ना सर, क्रो-मैग्नन क्रो-मैग्नोन मैन का करीबन 1500 टू 1600 सीसी था। होमो सेपियंस का इट इज 1350 टू 1400। निएंडरथल मैन का कहीं 900 सीसी के आसपास है। हाँ, निएंडरथल मैन से क्वेश्चन क्या आता है कि निएंडरथल मैन कब रहता था? इट वाज ड्यूरिंग आइस एज। इट वाज ड्यूरिंग आइस एज। निएंडरथल मैन वो होमोसेपियन था जो बरियल जो सेरेमनीज हैं उसे परफॉर्म करता था, वॉल पेंटिंग्स बनाता था,
जो आफ्टर लाइफ में बिलीव रखता था। ठीक, ये 3 पॉइंट्स निएंडरथल मैन के लिए इंपॉर्टेंट है। सर हाँ जी, हाँ निएंडर जी, हाँ जी, निएंडरथल। सर निएंडरथल की ही पॉपुलेशन यूरोप में प्रेडोमिनेंट थी ना? हाँ जी, बिल्कुल, डच रिपब्लिक कर। डच रिपब्लिक। सर हाँ जी, हाँ जी बेटा जी। सर एप मैन रामापिथिकस को भी नहीं हम मतलब बोलते। रामापेथिकस वाज मोर लाइक एप, लेस लाइक मैन। ओके सर। इट वाज मोर लाइक एप, लेस लाइक मैन। जो ऑस्ट्रेलियोपेथिकस था ये सीधा खड़ा हो सकता था। आपने मूवी देखी है लूसी? नो सर। यस सर। दैट लूसी मूवी में जो लूसी है, शी वाज ऑस्ट्रेलियोपेथिकस। लूसी के साथ एक और मिला था ऑस्ट्रेलियोपेथिकस, दैट वाज ट्वांग बेबी। That was Twang baby. It was a fossil of a 5-year-old Australopithecus. Lucy was the female. ठीक, क्यों उस मूवी को वहीं से शुरू किया गया सोचो जरा। चलो ये अलग बात है, पेपर से हटके तो अपन डिस्कस नहीं करते इसको। ये समझ में आया? अगर इससे रिलेटेड कुछ आता है तो कर सकते हो आंसर अभी, है ना बेटे? हेल्प हो जाएगा आपका कुछ ना कुछ। The crypts of Lieberkühne are found in which of the following parts of human digestive system? कहाँ मिलते हैं crypts? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। Very good. Small intestine में मिलते हैं। They're found in small intestine. खास बात क्या है इन crypts of Lieberkühne की? What is very important about crypts of Lieberkühne? मेडिकल वाले तो बता सकते हैं। शायद एंट्री एंड एग्जिट के काट करते हैं ना स्टमक के लिए। नहीं यार, वो स्फिंक्टर्स होते हैं बेटे, दे आर स्फिंक्टर्स। पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है वो तो। वो तो स्फिंक्टर होते हैं, वो तो कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर वो है। यहाँ पर क्या है? पेनेट सेल्स, बट दे सिक्रीट lysozyme. They secrete lysozyme which kills the bacteria. और ये कैसे सेल्स हैं? These are होस्ट डिफेंस को ट्रिगर करने में help हाँ करते हैं। बिल्कुल यूनिसेलुलर glands present in crypts. उसके बाद अगला क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ पेनक्रियाज impairs the breakdown of. इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? कॉम्पोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक क्या क्या होता है बताओ जल्दी। पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है? What is present in pancreatic juice? सर लाइपेज और अमाइलेज। लाइपेज, अमाइलेज और पेप्टाइडेस, न्यूक्लियेसेस। ट्रिप्सिनोजन, और काइमोट्रिप्सिनोजन। और इलास्टेस, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इलास्टेज, ये सब क्या है? एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। और सब किस फॉर्म में रिलीज होते हैं? प्रोएंजाइम्स। इनएक्टिव फॉर्म में, प्रोएंजाइम्स की फॉर्म में रिलीज होते हैं। तो मतलब पेनक्रियाटिक जूस के अंदर सब कुछ प्रेजेंट है जो आपके न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, ये न्यूक्लियस जो यहाँ पर है ये किसको डाइजेस्ट करता है? किसको डाइजेस्ट करता है? दिस न्यूक्लियस डाइजेस्ट डीएनए एंड RNA. आरएनए। तो ये कितने टाइप का होता है? डीएनएज एंड आरएनएज। डीएनएज एंड आरएनएज। समझ आया बेटे? याद रखना है कॉम्पोजिशन। और एक और क्वेश्चन बड़ा कॉमनली पूछा जाता है,
that why trypsin is secreted as trypsinogen. क्यों ये रिलीज होता है trypsinogen as inactive enzyme? अगर एक्टिव होता तो पेनक्रियाज को डाइजेस्ट कर जाता। बराबर बात। अगर ये ट्रिप्सिन की फॉर्म में अगर रिलीज होता तो इट वुड हैव डाइजेस्टेड पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है? इट इज ऑल फ्लैश, नाम से पता चल रहा है। पैन मतलब ऑल, क्रियस मींस फ्लैश। चलो, microscopic examination of blood smear reveals an abnormal increase in number of granular cells with multiple nuclear lobes. सीधा सीधा सवाल है, which of the following cell types are increased in number? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। कितने टाइप का होता है नॉन मेडिकल वालों? WBCs। ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। वेरी गुड यार, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। अभी फटाफट से बता दो ग्रेनुलोसाइट्स कौन कौन से होते हैं? सर एक एसिड एक तो यही हो गए सर, एक न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, बेसोफिल्स और एक एसिड वाले भी होते हैं, उनका नाम नहीं याद। सर एक ई से होता है कोई। एसिडोफिल्स बोल दो यार, क्या दिक्कत है? Yes, एसिडोफिल्स आर आल्सो कॉल्ड एज इओसिनोफिल्स। Yes, sir, Yes, eosinophils। sir. yes sir. ठीक। ए ग्रेनुलोसाइट्स कौन कौन से होते हैं? सर लिम्फोसाइट्स, वेरी गुड। मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स। Monocyte. एंड मोनोसाइट्स। अब ये भी बता दो कि इनकी परसेंटेज कितनी कितनी होती है? सर 5% मोनोसाइट्स की होती है, अच्छा, 5% मोनोसाइट्स की होती है। अच्छा जी, और 70% लिम्फोसाइट्स। 70% लिम्फोसाइट्स? नहीं 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 नहीं, ये 70% बोलो। न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट्स 10 to 15%। 25%। 22 to 24%। बेसोफिल्स कितने होते हैं? 2 to 4%। 0 2 to to 4 तो 1। बहुत ज्यादा है यार। 0 to 0 1। to 1%। 0 to 1. एसिडोफिल्स कितने होते हैं? दे आर अप टू 2%। They're up to 2%। तो ऐसे कहीं चलकर ये सारी की सारी वैल्यूज रहती हैं। इसमें से न्यूट्रोफिल्स का कैसा होता है? मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। बेसोफिल्स का कैसा होता है? तो कोई शेप नहीं होती सर उसकी। एस शेप, S shaped। ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस। एस शेप्ड, ट्राइलोब्ड। और एसिडोफिल्स का कैसा होता है? बाइलोब्ड। बाइलोब्ड न्यूक्लियस। Dilute. लिम्फोसाइट्स का कैसा होता है? राउंड न्यूक्लियस। और मोनोसाइट्स का कैसा होता है? किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। ये याद रखना। और इनके साइटोप्लाज्म के अंदर यू विल सी ग्रैन्यूल्स। इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमने क्या कर लिया? इनका डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट ये कर लिया। चलो, याद रहेगा ये? याद रखना यार इस चीज को, Yes, sir. भूलना मत। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक फिनोमेना इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लड ग्रुप AB? सबसे आसान सवाल। कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस। वेरी गुड, कोडोमिनेंस। The mode of speciation is mediated by geographical isolation is referred to as। ये बड़ा अच्छा सवाल है यार। इसका मतलब समझा था पहले मैं पूछने। हाँ जी, मैं वही बताने वाला हूँ। स्पीसिएशन होता क्या है? स्पीसिएशन इज प्रोसेस और सर जब एक पॉपुलेशन दो डिफरेंट स्पीशीज में फिनोमेना ऑफ, बिल्कुल ठीक, फॉर्मेशन ऑफ टू स्पीशीज
फ्रॉम अ सिंगल पॉपुलेशन, दैट इज स्पेसिएशन। अब ये कितने टाइप की होती है? आपके पास सपोज एक ये पॉपुलेशन है, अब अगर तो इनके बीच में एक ज्योग्राफिकल बैरियर आ जाता है और बाय चांस ये किस में डिवाइड कर जाती है? दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल बैरियर। अब ये दोनों प्लेसेस क्या हो गए? अलग अलग हो गए। इसे अपन क्या कहेंगे? एलोपैट्रिक। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। इसे अपन क्या कहेंगे? एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। ठीक है ना? आप कहोगे सर आपने तो जवाब बता दिया। नहीं, अभी आगे भी आएगा। अगर यही पॉपुलेशन के बीच में कोई ज्योग्राफिकल बैरियर ना आए, क्या है? कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं आ रहा, इनका क्या हुआ है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ है। ये एक ही निश में रह रहे हैं, दे आर लिविंग इन द सेम निश, एक ही जगह पर रह रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस इनके हैबिटेट में चेंज आ गया, इनके बिहेवियर में चेंज आ गया और इन्होंने अपने आप को एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर लिया। सेम प्लेस पर अगर ऐसी स्पीशीज बन रही हैं तो उसे क्या कहेंगे अपन? सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। अब ये पैट्रिक है ना, पैट्रिक वर्ड ये क्या होता है? पेट्रोइटिज्म से आया है। कहां से? पेट्रोइटिज्म। क्या होता है पेट्रोइटिज्म? देशभक्ति। देशभक्ति। क्या देशभक्ति। बात है यार, 26 जनवरी आने वाली है ना? देशभक्ति, पेट्रोइटिज्म, पेट्रो, पेट्रिया, पैट्रिक। तो सेम पैट्रिक, सेम जगह पर रहकर अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कारण दो नई स्पीशीज बन रही हैं, दैट इज सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। अगर अलग अलग जगह पर बन रही हैं तो उसे एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन क्या है? ये भी एक सेम निश के अंदर रहकर कोई बिहेवियरल चेंज के कारण अगर स्पेसिएशन होता है तो दैट इज पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। बट इसमें क्या क्या है? उसमें ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, तो अपन सीधा सीधा आंसर क्या दे देते हैं? एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। सर ठीक, हाँ जी हाँ जी। सर आपने कहा कि बिहेवियर की वजह से चेंज होता है, तो सर सिम्पैट्रिक और पैरापैट्रिक में फर्क क्या होगा? नहीं, पैरापैट्रिक, सिम्पैट्रिक इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरापैट्रिक। मतलब सर सिम्पैट्रिक में सिर्फ रिप्रोडक्टिव की वजह से है और हाँ जी, पैरापैट्रिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से, बिल्कुल बिल्कुल, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से अगर हो रहा है तो दैट इज सिम्पैट्रिक। बट अगर वो बिहेवियरल आइसोलेशन उसका ज्यादा मेजर रीजन है तो दैट इज पैरापैट्रिक। उसके बाद आप अडैप्टिव रेडिएशन, एक यही रह गया। अडैप्टिव रेडिएशन को भी अपन डिस्कस कर ही लेते हैं। आपको जितने मार्सूपियल्स हैं जो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलते हैं, इनका जो एवोल्यूशन हुआ है, इनका जो ओरिजिन हुआ है, दैट इज फ्रॉम द सेम जीनोम, सेम मार्सूपियल जीनोम। यहीं से क्या बना है? कैंगरू भी बना है। यहीं से क्या बना है? आपके पास वो फ्लाइंग फैलेंजर, ये बना है। ठीक, यहीं से आपके पास क्या बना है? वो क्या होती है? वुम्बैट, कोआला, मार्सूपियल मोल, मार्सूपियल रैट। सर आपने वॉम्बैट का कोआला लिखा है क्या? कोआला, कोआला, वुम्बैट, कोआला, मार्सूपियल मोल, मार्सूपियल रैट, ये सब क्या है? ये सेम जीनोम से बने। सबका जीनोम क्या है? सेम। तो अगर एक जीनोम से अलग अलग तरह की चीजें बन रही हैं तो उसे क्या कहते हैं अपन? अडैप्टिव रेडिएशन। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अलग अलग रीजन्स में अलग अलग एनवायरनमेंट था, तो वहां पर क्या हुए? अलग अलग तरह के ये ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो गए फ्रॉम द सेम कॉमन जीनोम। दिस इज अडैप्टिव रेडिएशन। याद रहेगा। इस तरह की रेडिएशन को और क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन।
क्या कहते हैं इसको? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, पेरिपैट्रिक, सॉरी पैरापैट्रिक एंड अडैप्टिव रेडिएशन, सब कुछ आपने देख लिया अभी। आप ना बहुत अच्छे बच्चे हो, पूछ लेते हो। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक कन्वर्जन्स रिक्वायर्स ऑक्सीजन? किसको जरूरत है यार ऑक्सीजन B. की? बिल्कुल ठीक बात है, बी ग्लूकोज। ऑप्शन। कौन सा? बॉम्बे? ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल? Delhi. नहीं सर, दिल्ली दिल्ली। सर डी दिल्ली अच्छा अच्छा, दिल्ली। दिल्ली। ओके, ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसमें ऑक्सीजन लगेगा, बाकी में ऑक्सीजन नहीं लगने वाला है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये ग्लाइकोलिसिस बता रहा है। इसके बारे में तो हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था क्लास के अंदर। ये फर्मेंटेशन बता रहा है, ये भी क्या बता रहा है? फर्मेंटेशन बता रहा है। अगर आपको इसका रेफरेंस चाहिए तो आप क्लास 10th NCERT चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, उसमें पूरा का पूरा डायग्राम बना रखा है, उसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक। Which are the proximal, where are the proximal and distal convoluted tubules located within human body? कहाँ पर Renal located cortex. है? Renal cortex. रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स के अंदर। और रीनल मेडुला में क्या होती है? वुमेन्स कैप्सूल। हेनले लूप। लूप ऑफ हेनले। वेरी गुड, लूप ऑफ हेनले। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पता क्या आता है कि कॉर्टिकल रीजन would be absent in which of the following animals? Yeah, medullary region of kidney will be extensive in which of the following animals? आंसर इसका क्या होगा? दोनों ही केसेस में डेजर्ट एनिमल्स और जीरो कोल्स। रीजन बीइंग वहां पर पानी का रीअब्जॉर्प्शन का जरूरत सबसे ज्यादा पड़ता है क्योंकि एनवायरनमेंट इज ड्राई। तो लूप ऑफ हेनले जितना एक्सटेंसिव होगा जो आपके रीनल मेडुला में प्रेजेंट होता है, तो उतना ज्यादा क्या होगा? पानी का एब्जॉर्प्शन का चांस बढ़ जाएगा। सर हाँ जी, हाँ जी। सर जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं सर, वो भी मेडुला में नहीं होती? हाँ, मेडुला में होती है बेटा, बिल्कुल ठीक है, सर मेडुला में ही रहती है। हाँ जी, हाँ जी। सर हमने ये नहीं डिस्कस किया था कि मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन पीसीटी एंड डीसीटी? हाँ, बट कंसंट्रेशन कहाँ पर हो रहा है? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में हो रहा है ना, तो हमने तो कंसंट्रेटेड यूरिन का बात करना है ना। हमने ओके किसका सर। बात करना है पुत्र? कंसंट्रेटेड यूरिन का। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वाटर का पीसीटी से होता है, ये बात बिल्कुल सही है, बट कंसंट्रेशन कहाँ पर हो पाएगा? वो लूप ऑफ हेनले में ही हो पाएगा, जब वो वेजा रेक्टा और वो दोनों काउंटर करंट मैकेनिज्म से पैरेलल चलेंगे तब हो पाएगा वो ठीक बात है। पीसीटी से सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, बट कंसंट्रेशन कहाँ पर होता है? लूप ऑफ हेनले में होता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। In a diploid organism, when the locus X is inactivated, transcription of locus Y is triggered. Based on this observation, which of the following statement is correct? यार ये बड़ा गहरा क्वेश्चन है जेनेटिक्स का। ठीक। सर y is epistatic to x। Y is epistatic to X। एपिस्टैसिस क्या होता है? सर जब एक जीन की प्रेजेंस एक दूसरे जीन की प्रेजेंस को सप्रेस करे डिफरेंट लोकस पे। एक जीन की प्रेजेंस दूसरे जीन की प्रेजेंस को सप्रेस करे।
चलो इसको एग्जाम्पल से समझे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। समझे एक बार? मान लो आपके पास, हाँ जी हाँ जी, सर वो तो फिर डोमिनेंस का केस नहीं होएगा? डोमिनेंस का केस सर वो सप्रेस कर रहा है like, स्पेशल, ये स्पेशल केस है, ये डोमिनेंस नहीं है, ये कुछ और ही है। आपके पास एक ही करेक्टर है, ठीक है ना, एक ही करेक्टर है जिसको कितने जीन्स कंट्रोल करते हैं? सपोज 2 जीन्स कंट्रोल करते हैं, ठीक। हमने इसमें किसका एग्जाम्पल देखा था? कलर ऑफ माउस या रैट, है ना, रैट का हेयर कलर, हम उसी का बात करते हैं। हम क्या देखते हैं कि ए और सपोज बी, ये दोनों जीन्स हैं जो रैट के हेयर कलर को कंट्रोल करते हैं, ठीक। पर अगर अकेला ए प्रेजेंट है तो कलर क्या होता है? ब्लैक। अगर अकेला बी प्रेजेंट है तो कलर क्या होता है? वाइट। और अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो कलर क्या होता है? अगोटी। जिस कलर के आपको वो ब्राउनिश सा जो कलर होता है वो आपको माइस या रैट वो दिखते हैं। अब अगर कोई केस बनता है सपोज ए ए बी बी, तो ये क्या होगा? अगोटी होगा। अगर कोई केस बनता है ए ए बी बी, तब भी क्या होगा? अगोटी होगा। अगर कोई केस बनता है ए ए बी बी, तो कैसा होगा वो? वाइट। वाइट। अगर कोई केस बनता है ए ए बी बी, तो वो Black. कैसा होगा? ब्लैक। ब्लैक। आया समझ में? यानी कि अगर बी नहीं है तो ए डोमिनेंट अलग कलर, अलग फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर ए नहीं है तो बी अलग फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर दोनों हैं तो फिनोटाइप क्या है? बिल्कुल ही डिफरेंट है। दिस इज एपिस्टासिस। यस सर। वो क्या कह रहा है कि अगर एक इनएक्टिवेट हो गया तो ही दूसरा एक्टिवेट हो रहा है अपने स्पेसिफिक ट्रेट के लिए ऑफ अ पर्टिकुलर करेक्टर। तो इसे हम क्या कहेंगे? Y इज एपिस्टैटिक टू जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो ये सोचो कि 2 चूहे हैं, एक ए है, बी भी इस जीनोटाइप का है, दूसरा चूहा भी सेम इसी जीनोटाइप का है, ठीक। इसके गैमीट्स क्या बनेंगे? ए बी ए बी ए बी एंड ए बी, इनका हमने क्रॉस करवाना है। और दूसरे के भी क्या बनेंगे? सेम यही बनेंगे, ऐसे ही। ठीक। ये दोनों कैसे थे? अगोटी कलर के थे, जिस कलर के चूहे आपको नॉर्मली दिखते हैं, थोड़े ब्राउन ब्लैक से। और इनकी आगे जो प्रोजेनी आ रही है उसमें आपने क्या देखा? अगोटी था। ये कैसा होगा? Agouti. अगोटी। ये भी कैसा होगा? अगोटी। 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 ये कैसा होगा ये बताओ? White. Black. ब्लैक। अगोटी। ये भी कैसा होगा?
ब्लैक। ब्लैक। तो सोचो काला चूहा, है ना? अगोटी, अगोटी, ये कैसा हुआ? वाइट। वाइट। सफेद। सफेद। White. ए। और ये कैसा हुआ? वाइट। वाइट। अब समझ आ रहा है प्रथम? यस सर। ये ब्लैक। ब्लैक। वेरी गुड। ये वाइट। सफेद। और ये कैसा होगा? अभी दोनों ही नहीं है। कलरलेस। कलरलेस क्यों होगा यार? अभी दोनों ही नहीं है आपके पास। ठीक है, ये सरवाइव नहीं करता है ज्यादातर, सरवाइव नहीं Genetic करता disorder है। हाँ, जेनेटिक है। चलो, मतलब समझ आया ना एपिस्टैसिस क्या होता है आपके पास? पॉइंट ये था बस समझाने का। चलो, which one of the following sequences represent the correct taxonomical hierarchy? कौन सा बताता है correct taxonomical hierarchy? ए। क्या होती है taxonomical hierarchy आपके पास? नॉन अरे ये मेडिकल वालों बनता याद है। रखना कि पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक, स्पीशीज, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हाँ ठीक है। जीनस, फैमिली, फैमिली, ऑर्डर, Order, ऑर्डर, क्लास, class, फाइलम, phylum, फाइलम और किंगडम। kingdom, डिवीजन। डिवीजन इज फॉर प्लांट्स। plant. किंगडम। अब बताइए कौन सा सही है? A. ए ऑप्शन। ए वेरी गुड ऑप्शन यार, सर। क्या बात है, तुम चैंपियन लोग हो। Which one of the following organs is not a site of production of WBCs? Sir, kidney. किडनी। देखो, लिवर और स्प्लीन में ड्यूरिंग फीटल स्टेजेस क्या बनते हैं आपके पास? एरिथ्रोपोइसिस होता है। बोन मैरो में इन एडल्ट आफ्टर बर्थ, है ना? आफ्टर बर्थ ब्लड सेल्स बनते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहां पर बनते हैं? दे आर फाउंड इन यॉर्क सैक। ये आपको याद रखना है, ठीक? Which one of the following anatomical structures are involved in glutation? ये आपको याद रखना है, they are hydrathods. They are hydrathods. Glutation के पीछे जो फोर्स होती है, that is root pressure. रूट प्रेशर के कारण जाइलम के अंदर वाटर and mineral solution that rises up to 2 to 3 feet, and that xylem at the end of leaves, at the tip of leaves, has small pores which are called as hydrathods. They are called as hydrathods. ऐसा काम कब होता है? सुबह सुबह के टाइम पर ही होता है। Which one of the following parts of eye is affected in cataract? इसका आंसर कौन बताएगा? ये क्वेश्चन मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ आपको। Sir, मैं बताऊं? सर Sir, cornea. यस सर। लेंस। लेंस नहीं होना चाहिए। लेंस। सर मैं Yes, sir, lens होना कंजक्टिवाइटिस चाहिए, समझ sir. बैठा था। मैं कंजक्टिवाइटिस समझ बैठा था। चलो कोई बात नहीं। कंजक्टिवाइटिस कंजक्टिवा की स्वेलिंग होती है। कॉर्निया ग्लूकोमा के केस में इफेक्ट होता है। और कैटरैक्ट, इट इज
qatar of lens proteins. It is qatar of lens proteins. लेंस के प्रोटीन्स जब डैमेज होते हैं दैट कॉजेस कैटरैक्ट. ठीक है बेटे. नेक्स्ट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रायोफाइट. ब्रायोफाइट के ऊपर हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है दैट दीज आर व्हाट amphibians of plant kingdom. These are amphibians of plant kingdom. इसके एग्जांपल्स आपने क्या याद रखने? MRF से मार्केंशिया, रिक्शिया और फुनेरिया. और ब्रॉड क्लासिफिकेशन में क्या याद रखना है? लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मोजेस. ठीक, तो इनमें से क्या है आपके पास? सीधा सीधा दिया हुआ है लिवरवर्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग oogenesis in mammals the second meiotic division occurs. The second meiotic division occurs. ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है बेटे After cell division में. fertilization. That is after fertilization. If the After magical touch of fertilization. sperm का अगर उसे टच मिलता है, अगर उसका सेंट्रियोल उसके अंदर जाता है, तो ही वो डेफिनेटिव ओवम में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. A cell weighing 1 milligram grows to double its initial mass before dividing into two daughter cells of equal mass, assuming know that अभी क्या है, at the end of 100 divisions what will be the ratio of the mass of the entire population of these cells to that the mass of the earth. भाई ये क्या क्वेश्चन है? एक सेल है उसका वजन सर ये तो बड़ा थ्रिल वाला क्वेश्चन है. 1 मिलीग्राम है और ठीक है जी, उसमें 100 डिविजन्स हो रही हैं. चलो जी, हम एक डिवीजन करते हैं, 2 सेल बनाते हैं, तो 100 डिवीजन से कितने बन जाएंगे? 2 रेज़ टू पावर n होता है ना इसका फॉर्मूला. सर धरती जितने ही बन जाएंगे. 2 रेज़ टू पावर 100 सेल्स बन गए यार ये तो. अरे भाई इतने सेल्स बन गए 2 रेज़ टू पावर 100 बन जाएंगे सेल्स, है ना. ये Yes, 1 sir. डिवीजन है तो 1 से 2 बने, 100 से 100 बन जाएंगे, फॉर्मूला भी होता है, खैर हम पढ़ते हैं. उसके बाद क्या कह रहा है? assume mass of the earth. मैं ही सोच रहा था, मैं अर्थ का मास तो फिजिक्स में पढ़ाते हैं, बायो में कहाँ से दे दिया इन्होंने क्वेश्चन. 10 रेज़ टू पावर 24 सर 2 टू द पावर 10 को 1000 kg भी दिया हुआ है शायद. और 2 रेज़ टू पावर 10 को कितना मानना है? 1000 मानना है. 1000 kg सर तो कहीं शायद. यूनिट्स का चेंज आ रहा होगा जिससे डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा. ये 100 ही Yes. इक्वल टू 1000 क्या रखा है इसने? केजी कहाँ लिखा है? सर वही कन्वर्ट करना होगा ताकि वो 2 अच्छा, रेज़ टू अच्छा. पावर 100 थोड़ा सर कन्वर्ट. मिलीग्राम से 1024 केजी में होता है ना. कन्वर्ट करेंगे. अच्छा अच्छा, तो 1024. हाँ 2 रेज़ टू पावर 10 1024 होता है बराबर. तो 2 रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर 10 ये हो गया है ना. ये किसके बराबर है? 10 रेज़ टू पावर 3 के बराबर है. ये कितना हो गया? 10 रेज़ टू पावर 30 हो गया. यानी कि इतने सेल्स का वजन कितना हो गया? इतने मिलीग्राम हो गया. अब सर इसे कन्वर्ट करना होगा केजी में, तो उसे 6 से 10 raised to power minus divide 6. कर 10 raised to power 6 से. क्या करें यार, आप नॉन मेडिकल वाले हो ना, 10 आप raised सारे को to एक minus 6 कैलकुलेशन के साथ 10 raised to multiply power कर दो. 6 से डिवाइड. 10 रेज़ टू वही पावर 6 minus से 6 हाँ बस वही Divide. डिवाइड कर दिया. ये कितना आ गया? 10 रेज़ टू पावर 24. ये और ये तो बराबर आ गए. Yes. 1. 1. 1 आ ये आ जाए. गया ना सर. तो क्या आ गया आंसर? अरे वाह यार, मैं पहली बार मैथ का इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल तो सॉल्व कर पाया हूँ अपनी जिंदगी में. सर इतनी बड़ी वैल्यूज देख के पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कटने ही वाला है. पता नहीं यार, मुझे तो अपने आंखों के सामने ऐसे कांटा दिखाई देता है कि ये तेरे बस का नहीं है, छोड़ दे. थैंक यू आपने सॉल्व करवा दिया. ओके, पपाया क्या है? डायोशियस स्पीशीज है with XY sexual genotype for male and XX for female, but will be the genotype of embryos and endosperm nuclei after double fertilization. देखो डबल फर्टिलाइजेशन जब भी होता है, इसके बारे में हम कब पढ़ते हैं? 10th क्लास में पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद +2 में पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में. डबल फर्टिलाइजेशन में एक मेल गमीट एग सेल के साथ मिलता है.
यहाँ से क्या बनता है आपके पास? जायगोट बनता है। ये भी हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड क्या होता है? जायगोट होता है। डबल जो फर्टिलाइजेशन में दोनों डिवाइड हो गए ना, तो ऑप्शन डी आ गया। है क्या ऑप्शन हो डी गए? दोनों डिवाइड हो गए? मुझे तो नहीं समझ में सर, नहीं आया। वो सेग्रीगेशन नहीं होगी डबल फर्टिलाइजेशन में, तो 50% ओव्यूल्स में ट्रिपल एक्स एंडोस्पर्म आ गया और एक्स एक्स एम्ब्रियो आ गया, बाकी में डबल एक्स वाई आ गया। अरे ये तो ट्रिप्लॉइड होता है। पेंतो पेन क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है ना। अब इसमें जो मेल गैमीट बना है और ये जो मेल गैमीट बना है, ये कहाँ से बना है? पहले ये सोचो। ये क्या था? एक्स वाई था। ये क्या था? एक्स वाई था। एग सेल क्या था? एक्स ही था। पोलर न्यूक्लियाई भी क्या था? एक्स और एक्स ही था, क्योंकि फीमेल के अंदर था, ओव्यूल के अंदर था। अब यहां से जो मेल गैमीट बना, ध्यान से सुनना, वो या तो एक्स बनेगा जिसकी माइटोसिस होगी और ये दो सेल्स बनेंगे, या क्या होगा वो? वाई। वाई होगा। तो अब सोचो क्या बन रहा है? ये तो क्या बन सकता है? एक्स एक्स भी बन सकता है और एक्स वाई भी बन सकता है। क्या बन सकता है ये? एक्स एक्स भी बन सकता है, एक्स वाई भी बन सकता है। और ये क्या बनेगा? एक्स 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 या एक्स एक्स वाई। अब देख लो क्या आंसर बनता है भाई। अगर तो एक्स 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 बना है तो ये दोनों बनेंगे और या ये दोनों बनेंगे। हमारे पास जो मेल था वो क्या था? एक्स वाई था ना। इसके अंदर क्या हुआ था? मियोसिस हुआ था। मियोसिस से क्या बना? एक्स और वाई हेट्रोगेमीट्स, ये बन गए। अब इसमें से डी हुआ सर। डी हुआ डी कॉम्बिनेशन। हुआ। अच्छा, जो दुआ साहब लॉजिक बता रहे थे, लॉजिक ठीक था वो? मतलब सर समझ नहीं आया लॉजिक। अच्छा, ये समझ में आया। सर मैं ये तो तो बस हो गया सर। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के हिसाब से लगाया था। अच्छा अच्छा, दुआ साहब क्वेश्चन के साथ ना जबरदस्ती मत किया करो, हाँ जी सर। ठीक है ना? आप तो मतलब उसका तो क्या पोस्टमार्टम कर देते हो पूरा कि क्वेश्चन ये कह रहे हैं तो आंसर ऐसा ऐसा कुछ होगा, ऐसा मत किया करो, हाँ जी ठीक सर। है? थोड़ा सा प्रोसेस से चलना पड़ता है यार, ऐसे तो सारे आंसर मैट के ही हो गए। मेंटल एबिलिटी करना है। सॉलिड एंड डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स द एक्टिविटीज ऑफ पेप्सिन एंड स्लाइवरी अमाइलेज। अच्छा, ये पेप्सिन का बता रहा है, ये किसका बता रहा है? स्लाइवरी अमाइलेज का बता रहा है। डॉटेड लाइन of the digestive tract respectively, which of the following graphs best represent their activity versus pH? versus डी pH। है सर। बिल्कुल ठीक बात है। एसिडिक के अंदर पेप्सिन स्टमक में रिलीज होता है और इसका स्लाइवरी अमाइलेज का कहाँ होता है? नियर न्यूट्रल पीएच। नियर न्यूट्रल पीएच, स्लाइटली एसिडिक, वहीं पर दिखा। उसके बाद अभी कितने क्वेश्चन है? इफ द जीन पूल ऑफ द लोकस एक्स in the human genome is 4, then what would be the highest possible number of genotypes in large population? यार ये क्वेश्चन ना 16 सर हार्डी वन वो ब्रेक का n है। इंटू n प्लस। जो हार्डी वन ब्रेक का क्वेश्चन है, और इसमें जो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स निकालने का हम फॉर्मूला देते हैं या जो प्रोसेस देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यू हैव टू काउंट फ्रॉम 1 to n. n is the number of that genes. आपको कहां से कहां तक काउंट करना है? 1 से लेके n तक काउंट करना है और उसके बाद उन सबको ऐड कर देना है। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 क्या आता है? ये 10, ये इसका आंसर है। नंबर ऑफ, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स इन लार्ज पॉपुलेशन,
तो उसका तरीका क्या होता है, काउंट फ्रॉम 1 to n, जितने भी आपको जीन्स दिए हैं उसके बाद उन सबको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ये होता है इसका तरीका काउंट करने का, या नंबर ऑफ जीनोटाइप्स निकालने का तरीका इन लार्ज पॉपुलेशन, इन लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है बेटे, यस सर। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है। उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन। सर डी। डी, एब्सिसिक एसिड क्या करता है? फ्रूट राइपनिंग। सर डी थोड़ी ना आएगा। नहीं यार, इथाइलिन करता है फ्रूट राइपनिंग। तो देखो, यस सर। यस सर। ठीक है, बी बी आएगा आना सर। चाहिए सर। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? एब्सिसिक Seed एसिड क्या germination. करेगा? Seed सीड dormancy. डोरमेंसी। Seed germination. एब्सिसिक Dormancy. एसिड देखो जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं ये दो तरह के रहते हैं, एक होते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स, ग्रोथ इनहिबिटर्स। हाँ, एक होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स में कौन कौन से आते हैं? एक आता है Abscisic एब्सिसिक acid. एसिड एसिटिक एसिड, इथाइलिन। और इथाइलिन। इथाइलिन। इसमें से आंखें मीचकर अगर कहीं फ्रूट राइपनिंग होगा इथाइलिन। तो वो कौन करेगा? इथाइलिन। इथाइलिन करेगा। बाकी ऑक्सीन, गिबरेलिन्स और जिबरेलिन साइटोकिनिन। और साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन्स ये यहाँ पर आएंगे। इसमें अगर फोटोट्रोपिज्म कहीं पर दिया है तो वो कौन करेगा? ऑक्सीन करेगा। अगर कहीं सेल इलोंगेशन की बात हुई है तो वो कौन करेगा? जिबरेलिन्स करेगा। और अगर एंटी एजिंग कहीं पर दिया है तो वो कौन करेगा? साइटोकाइनिन करेगा। अगर साइटोकाइनिन। कहीं पर दिया है एंटी ट्रांसपिरेंट, जो ट्रांसपिरेशन को रोकता है, तो वो कौन है? एब्सिसिक एसिड। तो अब इस हिसाब से देखो, एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर है तो सीड डोरमेंसी को मेंटेन करेगा, सीड को जर्मिनेट होने नहीं देने वाला। अब यहाँ से आंसर क्या निकल रहा है? सही सही बताओ, दो मिलाने चाहिए, एक से काम नहीं चलता। ठीक। बी ऑप्शन ठीक है, 2 सही हो गया था। सही है बिल्कुल यार। हुआ पेपर डिस्कस, मजेदार पेपर था। कैलकुलस फॉर्मेशन के अंदर भी साइटोकाइनिन नहीं रखेंगे ना? कैलस फॉर्मेशन में साइटोकाइनिन, बिल्कुल यस। कैलस फॉर्मेशन साइटोकाइनिन। चलो यार, सही था पेपर, मजेदार पेपर था। मैंने कहा था आपको कि ये पेपर डिस्कस करने में मजा आएगा। मिलते हैं अगली क्लास में यार। देना सर। थैंक यू सर।